अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी की मुख्तलिफ शाखें। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी की मुख्तलिफ शाखें। बायोलॉजी भी साइंस की तरह एक वसी इल्म है। जिस तरह साइंस जो कि एक वसी इल्म था, उसको हमने छोटी छोटी शाखों में तकसीम कर दिया था ताकि साइंस के हर पहलू को अच्छे से पढ़ा जा सके। बिल्कुल इस तरह बायोलॉजी भी एक वसी इल्म है। तो बायोलॉजी जो कि एक बहुत बड़ा इल्म है, तो इसको भी हम छोटी छोटी शाखों में तकसीम कर देते हैं। आज हम बायोलॉजी की उन्हीं शाखों के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की सबसे पहली शाख जो आज हम पढ़ेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिस शाख में हम जानदारों की बनावट भी पढ़ते हैं और उन जानदारों की साख्तों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी ऐसी शाख है, इस शाख में जानदारों की बनावट और उनके मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त का मुतालिया किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी साइंस की, बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिस शाख में हम जानदारों की बनावट का मुतालिया करते हैं। बनावट क्या है? बनावट कहते हैं शक्लो सूरत को। शक्लो सूरत यानी मुख्तलिफ जानदारों की शक्लो सूरत। किस जानदार की शक्लो सूरत क्या है, दूसरे जानदार की शक्लो सूरत क्या है, तीसरी किस्म के जानदार की शक्लो सूरत क्या है। तो ये जो इस दुनिया में मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जानदार पाए जाते हैं, अगर आप जानदारों की शक्ल सूरत या उनकी बनावट के बारे में जानना चाहते हैं कि किस जानदार की बनावट, किस जानदार की शक्ल सूरत क्या है, तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की बनावट का मुतालिया करने के साथ साथ उन जानदारों के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन हिस्सों की साख्त का भी मुतालिया करते हैं। अब साख्त का क्या मतलब है? साख्त का मतलब होता है अंदरूनी मंजर। किसी भी चीज का जो अंदरूनी मंजर होता है कि वो चीज अंदर से कैसी है, वो चीज अंदर से कैसी है, उसका जो अंदरूनी मंजर है वही उस चीज की साख्त कहलाता है। तो साख्त का मतलब होता है अंदरूनी मंजर, कि वो चीज अंदर से कैसी है। तो अगर आप जानदारों की बनावट, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की शक्ल सूरत जानने के साथ साथ आप उन जानदारों के इजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्तों का भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि जानदारों की जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन हिस्सों का अंदरूनी मंजर कैसा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप आंख, जो कि जानदार इंसान या जानवर के जिस्म का एक हिस्सा है, आप अगर आंख का साख्त जानना चाहते हैं, आंख की साख्त का मतलब है आंख का अंदरूनी मंजर, कि आंख अंदर से कैसी है, तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बाल की साख्त जानना चाहते हैं, अपने जिस्म पर मौजूद बालों की साख्त जानना चाहते हैं, तो बाल अंदर से कैसे हैं, ये किससे बने हुए हैं, तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मसल्स का, गोश्त का स्ट्रक्चर, गोश्त की साख्त मालूम करना चाहते हैं, गोश्त भी जानदारों के जिस्म का एक हिस्सा है, तो अगर आप गोश्त की साख्त मालूम करना चाहते हैं कि गोश्त अंदर से कैसा है, तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट, मॉर्फोलॉजी में, इस शाख में हम जानदारों की बनावट
उनकी शक्लो सूरत के साथ साथ उनकी बॉडी के, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त का भी मुतालिया करते हैं कि वो जो हिस्से हैं, जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो हिस्से अंदर से कैसे हैं, वो किस चीज़ के मिलने से बने हैं। ये सारा मुतालिया हम करेंगे मॉर्फोलॉजी में। दूसरी शाख जो है बायोलॉजी की वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी, इसमें हम जानदारों के इज्साम के जो अंदरूनी हिस्से हैं, दो तरह के जानदारों के जिस्म के दो तरह के हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से जिस्म के बैरूनी हिस्से होते हैं और कुछ हिस्से जिस्म के अंदरूनी हिस्से होते हैं। अगर आप बैरूनी हिस्सों की साख्त मालूम करना चाहते हैं, जैसा कि आंख, जैसा कि कान, जैसा कि नाक, जैसा कि बाल, जैसा कि नाखून, जैसा कि गोश्त, ये सारे, जैसा कि जिल्द, ये सारे हमारे जिस्म के बैरूनी हिस्से हैं। अगर आप इनकी साख्त का करना चाहते हैं तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमारे जिस्म के या जानदारों के जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की साख्त मालूम करना चाहते हैं, जैसा कि दिल हमारे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा है, जैसा कि जिगर वो भी अंदरूनी हिस्सा है, इसके अलावा दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, ये सारे हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से हैं। तो अगर आप अंदरूनी हिस्सों की साख्त मालूम करना चाहते हैं, अंदरूनी हिस्से जो हमारे जिस्म के हैं, जैसा कि दिल की साख्त क्या है, दिल अंदर से कैसा है, दिल के अंदर क्या है, दिमाग की साख्त क्या है, दिमाग को अगर आप खोलेंगे तो दिमाग के अंदर क्या है, दिमाग किस चीज के मिलने से बना है। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले हिस्सों की अगर आप साख्त मालूम करना चाहते हैं तो आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो एनाटॉमी क्या है? जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की साख्तों के मुतालिया को एनाटॉमी कहते हैं। अंदरूनी हिस्सों की साख्तों के मुतालिया को हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी शाख है बायोलॉजी की वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी का लफ्ज है ये भी दो लफ्जों के मिलने से बना है। पहला लफ्ज है फिजियो। फिजियो का मतलब है फेल, अफआल या काम, और लॉजी का मतलब है पढ़ना, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? अफआल के बारे में पढ़ना, कामों के बारे में पढ़ना। किसके कामों के बारे में पढ़ना? फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफआल का मुतालिया करते हैं। हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों का मुतालिया करते हैं। ना सिर्फ अपने जिस्म के, जानवरों के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, पौधों के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन हिस्सों के अफआल का मुतालिया आप बायोलॉजी की जिस शाख में करेंगे कि जिस्म का कौन सा हिस्सा कौन सा फेल सर अंजाम देता है, कौन सा काम करता है, उस शाख को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। तो फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है? जानदारों के इज्साम के अफआल, इज्साम के अफआल और इज्साम के मुख्तलिफ हिस्सों के अफआल, मुख्तलिफ हिस्सों के अफआल का मुतालिया किया जाता है। जिस्म का कौन सा हिस्सा कौन सा फेल सर अंजाम देता है, दिल क्या करता है, फेफड़े क्या करते हैं, दिमाग क्या करता है, गुर्दे क्या काम सर अंजाम देते हैं, कौन सा फेल सर अंजाम देते हैं, मैदे का क्या काम है। तो इस तरह अगर पौधे के जिस्म में चले जाएं, पौधे के जिस्म के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, जड़ें, तने, पत्ते। तो ये सारे हिस्से पौधे के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं कौन कौन से फेल सर अंजाम देते हैं। तो अगर आप जानदारों के इज्साम के मुख्तलिफ हिस्सों के अफआल का मुतालिया करना चाहते हैं तो आपको फिजियोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अगली जो शाख है बायोलॉजी की वो है सेल बायोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम सेल का मुतालिया करेंगे। अब सेल क्या है? तो सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हमें सेल का पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आपको पता है जिस तरह एक इमारत, एक दीवार
ईंटों के मिलने से बनती है। हम छोटी छोटी ईंटों को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं तो एक दीवार या पूरी एक इमारत खड़ी हो जाती है। हमारा जिस्म भी एक दीवार या इमारत की तरह है। हमारा जिस्म भी छोटी छोटी ईंटों के मिलने से बना हुआ है, लेकिन हमारे जिस्म को बनाने वाली छोटी छोटी ईंटें वो सेल कहलाती है। तो सेल क्या है आपको अंदाजा हो गया होगा। जिस तरह एक दीवार या एक इमारत छोटी छोटी ईंटों के मिलने से बनती है, हमारा जिस्म जिन छोटी छोटी ईंटों के मिलने से बनता है, उन हमारे जिस्म की छोटी छोटी ईंटों को जो नजर भी नहीं आती क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, उन्हें सेल कहा जाता है। तो सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नजरिया है बायोलॉजी का। अगर मैं कहूं कि बायोलॉजी का सबसे बेसिक, बुनियादी और सबसे अहम नजरिया सेल है, तो यह गलत नहीं होगा। तो सेल एक बहुत ही अहम नजरिया है और बायोलॉजी की वो वाली शाख जिसमें हम सिर्फ सेल का मुतालिया करते हैं, सेल की साख्त पढ़ते हैं कि सेल अंदर से कैसा है, सेल के अफ़आल पढ़ते हैं कि सेल हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से फेल सरंजाम दे रहा है, तो उस शाख को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की इधर हम तारीफ लिख लेते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? ये ऐसी शाख है जिसमें सेल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जिसमें सेल की साख्त और अफ़आल, अफ़आल यानी काम, सेल के काम, अफ़आल का मुतालिया किया जाता है। इसे हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। अगर मैं इधर एक छोटा सा सेल बना दूं जिससे हमारा जिस्म बना होता है, तो आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर हम एक छोटा सा सेल बनाएंगे। तो ये है एक छोटा सा सेल। अब ये सेल है, इस तरह के करोड़ों अरबों खरबों सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर हमारा जिस्म बनाते हैं, पौधे का जिस्म बनाते हैं, जानवर का जिस्म बनाते हैं। तो ये जो सेल है ये बहुत छोटा होता है, हमें इतना छोटा होता है कि हम इसको आंख से देख भी नहीं सकते। इसको देखने के लिए एक आले की जरूरत पड़ती है और उस आले का नाम है माइक्रोस्कोप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी चीजों को दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट, आला। तो ये एक सेल है। ये जो सेल है इसके 3 बुनियादी इज्जा है। सेल का जो मरकजी हिस्सा होता है, बिल्कुल मरकज में, सेंटर में, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो सेल की बाउंड्री आप देख रहे हैं जिसने पूरे के पूरे सेल को घेरा हुआ है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल का जो सेंट्रल हिस्सा है, बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल की जो बाउंड्री है जिसने पूरे सेल को घेरा हुआ है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियानी एरिया को, दरमियानी इलाका को, ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में आपको स्पेस, जगह नजर आ रही है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के कुछ बुनियादी इज्जा, 3 बुनियादी इज्जा पड़े, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इसी किस्म के हजारों खरबों सेल्स मिलकर हमारे जिस्म को बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो वो वाली शाख जिसमें हम सिर्फ सेल का मुतालिया करते हैं, सेल की साख्त के, सेल अंदर से कैसा है, सेल के अफ़आल के, सेल हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से काम सर अंजाम दे रहा है, उस शाख को हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। सेल बायोलॉजी में ना सिर्फ हम सेल की साख्त और फेल का मुतालिया करते हैं, बल्कि सेल की डिवीजन का भी मुतालिया करते हैं कि एक सेल तकसीम होकर कैसे 2 नए सेल बनाता है। ये वाला मुतालिया भी हम सेल बायोलॉजी में करेंगे। इसके अलावा सेल के अंदर बेशुमार सेल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। वो सेल के अंदर जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके मिलने से एक सेल बना होता है, उन पार्ट्स को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज का भी मुतालिया हम सेल बायोलॉजी में करेंगे। सेल से मुतल्लिका एक एक चीज का मुतालिया हम सेल बायोलॉजी में तफसील से पढ़ेंगे। अगली जो शाख है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये एक ऐसी शाख है जिस शाख में हम टिश्यूज का मुतालिया करते हैं। और टिश्यू क्या होता है? जब सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं
तो उन सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है। जैसा कि ये एक सेल है, ये एक सेल, ये साथ ही इसके दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और इन सेल्स के मिलने से एक ग्रुप बना है, एक टिश्यू बना है। ये जो सेल्स का ग्रुप है, एक जैसे सेल्स का ग्रुप बना है, इस ग्रुप को हम टिश्यू कहेंगे। टिश्यू। टिश्यू। तो ये जो एक जैसे सेल्स का ग्रुप है, इन एक जैसे सेल्स के ग्रुप को, ये एक जैसे छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर इनका जो ग्रुप बनता है, इसको हम टिश्यू कहेंगे। और बायोलॉजी की वो वाली शाख जिसमें हम टिश्यूज का मुतालिया करते हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है। और हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में टिश्यूज भी बेशुमार किस्म के हैं, जैसा कि गोश्त, हमारा गोश्त एक टिश्यू है, हमारी हड्डी एक टिश्यू है, हमारा खून एक टिश्यू है, हमारे जिस्म में, पौधे के जिस्म में, जानवर के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। और उन टिश्यूज का मुतालिया आप जिस शाख में करेंगे उसे हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो हिस्टोलॉजी में हम किसका मुतालिया करते हैं? टिश्यूज का मुतालिया करते हैं। टिश्यूज का मुतालिया। टिश्यूज का मुतालिया क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और टिश्यू किसके मिलने से बनता है? जब बहुत ज्यादा सेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है। अगली जो शाख है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसी शाख है जिस शाख में हम मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे तो इस दुनिया में बेशुमार किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बड़े जरूरी हैं, जिन्हें जिंदगी के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया जो हमारी जिंदगी के लिए बड़े जरूरी हैं, जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उन मॉलिक्यूल्स के मुताले को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हमारी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया जो हमारी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। उन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया जो है उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मॉलिक्यूल वो है पानी। पानी, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो पानी, इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अलावा लिपिड्स, लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, ये सारे वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। और इन मॉलिक्यूल्स का मुतालिया, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में इल्म हासिल करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगली जो शाख है वो है जेनेटिक्स। नाम से पता चल रहा है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम जीन्स का मुतालिया करते हैं। जिसमें हम जीन्स का मुतालिया करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, अकाइयां हैं, जो हमारी तमाम की तमाम खसूसियात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इन्हीं जीन्स का हमारी विरासत में भी किरदार होता है। यही जीन्स अपना किरदार अदा करते हैं विरासत में।
इनके बगैर विरासत मुमकिन नहीं। अब विरासत क्या है? विरासत का मतलब है खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, खसूसियात का वालदैन से आगे उनकी औलाद में मुंतकिल होना। इस अमल को हम विरासत कहते हैं। और विरासत जीन्स की वजह से होती है। और वो वाली शाख जिसमें हम जीन्स का मुतालिया करते हैं कि जीन्स हैं क्या, ये कैसे हमारी खसूसियात को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कैसे हमारी आंखों के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कैसे हमारी जिल्द के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कैसे हमारे बालों की रंगत को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कैसे हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी खसूसियात इनको जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जीन्स कैसे विरासत में अपना किरदार अदा करते हैं। और विरासत क्या है? खसूसियात का वालदैन से आगे उनकी औलाद में मुंतकिल होना। और वो वाली शाख जिसमें हम जीन्स और जीन्स का विरासत में किरदार पढ़ते हैं और विरासत के बारे में पढ़ते हैं, वो शाख जेनेटिक्स कहलाती है। जो आखिरी ब्रांच या शाख जो आज हमने पढ़नी है वो है एम्ब्रियोलॉजी। और नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी में हमने एम्ब्रियो की स्टडी करनी है, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियो क्या है? एक छोटा सा नुक्ता कह लें आप, एक निहायत छोटा सा मैस जो कि एक प्रेग्नेंट मदर की बॉडी के अंदर होता है। और उसी एम्ब्रियो से, उसी छोटे से नुक्ते से एक पूरा जानदार बन जाता है, एक बेबी बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है। तो कैसे एक एम्ब्रियो से एक पूरा जानदार बन गया, कैसे एक एम्ब्रियो से एक पूरा जानदार डेवलप हो गया, जानदार बन गया, इसका मुतालिया आप जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो का जानदार में मुंतकिल होना पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एम्ब्रियो समझाना चाहूं तो ये एक छोटा सा नुक्ता जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एक, इस मैस को एम्ब्रियो कहते हैं। और इसी मैस से एक छोटा सा बच्चा बनता है, जानवर का बच्चा बनता है, छोटा सा पौधा नन्ना मुन्ना बनता है, इसी एम्ब्रियो से बनता है। तो आखिर कैसे इस छोटे से एम्ब्रियो से एक पूरा जानदार बन जाता है, कैसे एक जानदार की डेवलपमेंट, उसकी बॉडी का बनना इस एम्ब्रियो से होता है, ये सारा हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल बायोलॉजी की और नई ब्रांचेस के साथ हम आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।